नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेते समय या यूं कहें कि आपसी सहमति से तलाक लेते समय क्या सावधानी रखें जिससे कि भविष्य में कोई परेशानी ना हो और कोई हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो। तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य है या म्यूचुअल कंसेंट का तलाक लेते समय जिन बातों को लिखा जाना चाहिए, ये बातें आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी कभी विवाह शादी का समारोह आयोजित किया जाता है तो बड़ी खुशी का माहौल होता है और कोई भी इस बात को नहीं सोचता कि भविष्य में कोई अनबन भी हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी प्रकार की हो सकती है। पर कई बार परिस्थिति बदल जाती है। इसमें कारण चाहे पति पत्नी का आपस में मन ना मिलना हो या हो सकता है कि उनकी एक दूसरे की सोच एक दूसरे से डिफरेंट हो या कोई और कारण हो सकता है कि वो एक साथ नहीं होते। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस, मारछेड़, दहेज प्रताड़ना जैसी भी कई बार समस्याएं हो जाती है, जिससे ज़्यादातर पत्नियां या कई मामलों में पति भी एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और बात मुकदमेबाजी तक और कोर्ट कचहरियों तक पहुंच जाती है। ऐसा होने के बाद समाज के हस्तक्षेप से या परिवार के हस्तक्षेप से या फिर हस्बैंड वाइफ की आपसी सूझबूझ से मामला म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेने तक आ जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 13B में प्रावधान किया गया है कि पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। तो आपसी सहमति से तलाक लेने तक मामला पहुंच जाता है और वास्तव में आपसी सहमति से तलाक लेना बहुत अच्छा होता है, फायदे का होता है और इसमें समय की भी और धन की भी बचत होती है। पर क्योंकि कुछ बातें म्यूचुअल कंसेंट के तलाक में लिखी जाती है, स्टेटमेंट की जाती है, जब भी म्यूचुअल कंसेंट का दावा तलाक के लिए पार्वेग न्यायालय में फाइल किया जाता है तो पटिशन फाइल के समय हस्बैंड और वाइफ के ज्वाइंट स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड की जाती है। इसे हम कानून की भाषा में फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट कह सकते हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर सारी बातें लिखी जाती है कि दोनों पक्षकार आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेना चाहते हैं और उनके बीच में कोई लिटिगेशन, कोई मुकदमाबाजी नहीं चल रहा है और दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति से पत्नी को एक मुश्त राशि, परमानेंट एलिमनी या जिसे कहें कि गुजारा भत्ता के लिए दी गई है। ये बातें इसमें लिखी जाती है। अब इसमें हम ध्यान देने की बात यह है कि क्या बातें स्टेटमेंट में लिखी जानी चाहिए ताकि मामला भी साफ सुथरा रहे और भविष्य में कोई किसी प्रकार की कानूनी अड़चन भी ना आए और कोई धोखाबाजी भी ना हो। तो सबसे पहले तो जब भी म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेने की बात
तक दोनों पक्षकार पहुँचे तो उन्हें एक दूसरे के खिलाफ जो भी मुकदमेबाजी या कोई दावे कोर्ट में करे हुए हैं उन्हें वापस ले लेना चाहिए। ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात इसमें जो ध्यान रखने की है वह यह है कि म्यूचुअल कंसेंट के अंतर्गत पत्नी को परमानेंट एलिमनी दी जाती है। अब यह परमानेंट एलिमनी एक मुश्त दी जाती है। इसका मकसद यह होता है कि भविष्य में पत्नी है वो पति पर कोई किसी प्रकार का मेंटेनेंस का केस नहीं करेगी या यूँ कहें कि इससे खर्चा नहीं मांगेगी। तो ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि स्टेटमेंट के अंतर्गत यह लिख दिया जाता है कि हमने जो परमानेंट एलिमनी है वो सारी प्राप्त कर ली है और हम भविष्य में कोई भी किसी प्रकार की जो पत्नी है वो परमानेंट एलिमनी की या मेंटेनेंस की या खर्चे की मांग नहीं करेगी। अब क्योंकि सब हम यह समझते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से तलाक हो रहा है और राजी खुशी से दोनों पक्षकार अलग हो रहे हैं तो भविष्य में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, लेकिन कई बार परिस्थितियां कुछ और ही तरफ व्यक्ति को ले जाती है। तो जितने रुपयों में या कहें कि जितनी राशि तय की जाए परमानेंट एलिमनी के रूप में वह लिखित में जरूर करी जाए। कोर्ट के माध्यम से स्टेटमेंट देते वक्त यह लिखा जाना चाहिए कि कुल कितने रुपए परमानेंट एलिमनी के तय हुए हैं और जो पत्नी ने ले लिए हैं, ये बात लिखी जानी चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है और इसको कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। अब इसमें तीसरी बात यह करें कि कई बार म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेने वाली पार्टियों के बीच में बच्चा होता है। एक बच्चा हो सकता है या एक से अधिक बच्चा हो सकता है, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ऐसे मामलों में भी कस्टडी का प्रश्न उठता है और यह बात भी लिखी जाती है कि उस नाबालिग बच्चे की कस्टडी किस पक्षकार के पास होगी। यानी कि यूँ समझे कि वाइफ बच्चे की कस्टडी ले रही है या हस्बैंड को बच्चे की कस्टडी मिल रही है। अब क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट के मामले में हस्बैंड द्वारा परमानेंट एलिमनी विवाह विच्छेद के लिए दी जाती है, तो अब इसमें प्रश्न यह है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी कस्टडी किसे दी जा रही है। तो बहुत से मामलों में नाबालिग बच्चे पिता के पास चले जाते हैं। तो क्योंकि पिता बच्चों की कस्टडी ले लेता है तो उसमें तो कोई इशू उसके मेंटेनेंस का बनता नहीं है। लेकिन कई मामलों में जहां बच्चे की कस्टडी वाइफ के पास जाती है या यूँ कहे कि बच्चे की माँ उस बच्चे की कस्टडी लेती है, तो वह भी उस बच्चे के बालिग होने तक की परमानेंट एलिमनी अपने हस्बैंड से म्यूचुअल कंसेंट के समय लेती है या उसे दी जाती है। तो इस बात को भी स्टेटमेंट के माध्यम से या लिखित के माध्यम से अवश्य लिखा जाना चाहिए कि जो कुल परमानेंट एलिमनी दी जा रही है वह पत्नी के नाम की कितनी दी जा रही है और जो नाबालिग बच्चा या बच्चे हैं उनके नाम पर कितनी दी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि दोनों बातों को अलग अलग और साफ साफ खोल कर लिखा जाना चाहिए। मान लो कोई परमानेंट एलिमनी की राशि 10 लाख रुपया तय हुई है तो उसमें यह अलग से लिखा जाना चाहिए कि इसमें से कुल राशि में से कितनी तो पत्नी को मिल रही है और कितनी राशि नाबालिग के नाम पर दी जा रही है। अब इसमें अगली बात यह है कि क्योंकि एक साधारण सा नियम है कि बच्ची को माँ कस्टडी ले रही है और वह बच्ची उसके पास रहेगी, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे की कस्टडी माँ लेने के बाद वह दूसरा विवाह कर लेती है और उस बच्चे को छोड़ देती है, या अदरवाइज समझे कि कस्टडी ले लेने के बाद और कोर्ट में स्टेटमेंट कर देने के बाद कि वह बच्चे की कस्टडी ले रही है और उसका भरण पोषण स्वयं करेगी।
हालांकि यहाँ यह भी स्टेटमेंट लिखा जाता है कि भविष्य में वह उस बच्चे के नाम पर कोई दावा नहीं करेगी। और क्योंकि बच्चे की स्टेटमेंट होती नहीं है तो प्रश्न यह उठता है कि क्या माता पिता के बीच में कोई समझौता हुआ है बच्चे के संबंध में, उस समझौते को वह नाबालिग मानने के लिए पाबंद है, या यूं कहे कि क्या नाबालिग पर माता पिता के बीच में हुआ कोई समझौता लागू होगा। तो ये बात बहुत ही कानूनी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि कई बार मदर द्वारा या माताजी द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है और बच्चा या तो अपने ननिहाल में रहता है या किसी दूसरे अपने रिलेटिव के पास उसे छोड़ दिया जाता है। अब ऐसे मामले में उस बच्चे का कौन देखभाल करेगा या उसके खर्चा पानी कौन वहन करेगा, इसमें कानूनी प्रश्न उठ जाता है। तो यहाँ पर हमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 को पढ़ना पड़ेगा। धारा 125 यह कहती है कि कोई भी पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है बशर्ते कि उस पत्नी की अपनी स्वयं की आय नहीं हो। दूसरा, उसमें यह बताया गया है कि नाबालिग बच्चा अपने पिता से अपने भरण पोषण के लिए इस सेक्शन के तहत दावा कर सकता है। और तीसरा, इसमें माता पिता जिनकी अपनी स्वयं की आय नहीं है वे अपने पुत्र से मेंटेनेंस या भरण पोषण के लिए मांग कर सकते हैं। तो धारा 125 साफ साफ कहती है कि बच्चे, नाबालिग बच्चे अपने पिता से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों के पास इस धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत कानूनी अधिकार है। और इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक फैसला साल 2008 का है। केस टाइटल है निर्मल सिंह बनाम गुरविंदर कौर व अन्य। इसी मामले में यह प्रश्न उठा था कि माँ बाप द्वारा आपसी सहमति से तलाक ले लिया गया था और जो उसमें नाबालिग थे उनकी कस्टडी माँ द्वारा ली गई थी और बाद में बच्चों ने अपने पिता पर मेंटेनेंस के लिए केस किया था। और वहाँ पर यह माननीय अदालत द्वारा निर्णित किया गया था कि धारा 125 नाबालिग बच्चों को अधिकार देती है कि वह पिता से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। और चाहे म्यूचुअल कंसेंट की धारा 13 भी हो, जहाँ पर माता पिता के बीच में कोई कंसेंट हुई है या कोई समझौता हुआ है, ऐसा समझौता नाबालिगों पर लागू नहीं हो सकता और बच्चा है वो अपने पिता से मेंटेनेंस की मांग धारा 125 सीआरपीसी में कर सकता है। तो हम इसलिए इस बात को उठा रहे हैं कि परमानेंट एलिमनी देते वक्त या उसकी राशि तय करते वक्त साफ साफ लिखा जाना चाहिए कि कितना पैसा बतौर मेंटेनेंस वाइफ को दिया जा रहा है और कितना पैसा बतौर मेंटेनेंस नाबालिग के नाम पर दिया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो मदर होती है वो बच्चे की कस्टडी ले लेती है और उसके बाद में किसी कारणवश से वह बच्चा उस मदर द्वारा उसका मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है या वह बच्चा अपने पिता पर भविष्य में मेंटेनेंस के लिए दावा करता है, तो पिता बाध्य है धारा 125 सीआरपीसी के तहत कि वह उस नाबालिग बच्चे को मेंटेनेंस दे या उसका भरण पोषण करे। क्योंकि वह बच्चा, हमने पहले ही चर्चा कर ली कि माँ बाप के बीच हुए किसी भी समझौते के मानने को बाध्य नहीं है और वह अपने पिता से मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है। हाँ, इसमें यह है कि यदि माँ बाप के बीच कोई समझौता हुआ है और बच्चे के नाम पर कोई परमानेंट एलिमनी दी गई है और मदर जिसने उस बच्चे के ब्याह पर मेंटेनेंस के लिए एक मुश्त भरण पोषण की राशि प्राप्त करी है, वो उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाती है, तो वह यूं समझे कि पिता या हस्बैंड
जैसा भी इसमें मामला हो, उस वाइफ से रिकवरी सूट फाइल करके उस बच्चे के नाम पर दी हुई एलिमनी या परमानेंट एलिमनी या भरण पोषण की राशि को वापस ले सकता है। कैसे ले सकता है? क्योंकि वो वाइफ है, वो बच्चे का केयर नहीं कर रही है, उसका मेंटेनेंस नहीं कर रही है, और क्योंकि बच्चे ने पिता पर दावा कर दिया है, तो क्योंकि हमने पहले बताया कि अगर हमने स्टेटमेंट के माध्यम से लिखित किया है कि कितना पैसा बच्चे के नाम पर भरण पोषण राशि दी गई है और मदर उसका भरण पोषण नहीं कर रही है, तो उस मदर से वह राशि रिकवर करी जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो म्यूचुअल कंसेंट के अंतर्गत तलाक लेते वक्त बहुत ही ज़रूरी है और याद रखी जानी चाहिए, और जिनका लिखित में किया जाना भी बहुत ही ज़रूरी है और कानूनी भी है। उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी से ज़रूर आप लाभान्वित हुए होंगे और जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी और आपके काम की और उपयोगी भी आपके लिए ज़रूर सिद्ध होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और ऐसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। आप सबका धन्यवाद। और अंत में एक रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ज़रूर दबा लें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।